किसी भी व्यक्ति के महानता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति के बारे में कितनी किंवदंतियां हैं। ऐसे ही थे देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी में हुआ था। बचपन से ही ये काफ़ी कुशाग्र एवं तीक्ष्ण बुद्धि के थे। इनके पिताजी मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार से संबंधित थे एवं कई सारे लोगों को नौका किराए पर ये देते थे। लेकिन बाद में एपीजे अब्दुल कलाम चूँकि संयुक्त परिवार में रहते थे, इसलिए इन्हें पढ़ाई के दौरान कई सारी कठिनाइयों से रूबरू होना पड़ा। अपनी पढ़ाई के खर्चे को पूरा करने के लिए ये अखबार भी बेचा करते थे। मैं आपको बता दूं कि 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ इसे विश्व विद्यार्थी दिवस के भी रूप में मनाता है और पूरा विश्व आज के समय में 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाता है। एक बार 5वीं कक्षा में पढ़ाने के दौरान शिक्षक ने उनको पक्षियों के उड़ने के मैकेनिज़्म के बारे में बताया। तब कलाम ने ये तय कर लिया कि मुझे भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसी तरीके से वायुयान उड़ाने हैं। उनकी इसी जिजिप्सा ने, उनकी इसी लब्धि ने आने वाले समय में उन्हें कलाम के रूप में देश को एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक दिया। उच्च स्तर की शिक्षा के लिए ये मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गए, जहां उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि ली। इसके साथ साथ धीरे धीरे डीआरडीओ में और इसरो में इन्होंने काम करके कई सारे बड़े प्रोजेक्ट पर काम करके इन्होंने खूब नाम कमाए। 1980 का दिन इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगस्त 1980 को SLV-3 की लॉन्चिंग होनी थी और इसकी सफल लॉन्चिंग करके कलाम ने सिद्ध कर दिया कि भारत अंतरिक्ष के परियोजना में विश्व के उन देशों में भारत शामिल हो गया जो इसके पहले से ऐसी सफलतापूर्वक ऐसा करते आए थे। उसी समय पहली बार वाजपेयी जी से कलाम की मुलाकात होती है और दोनों के बीच में आपस में गुफ्तगू भी होती है। फिर धीरे धीरे कलाम कई सारी परियोजनाओं में काम करते हैं और कई सारे प्रक्षेपास्त्र और मिसाइल बनाने में कामयाब होते हैं, इसलिए उनको मिसाइल मैन की भी उपाधि दी गई है। 1997 का जो समय था वो एपीजे अब्दुल कलाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल ने ये तय किया कि हम एक वैज्ञानिक को भारत रत्न के पुरस्कार से नवाजेंगे। इसके पहले सिर्फ डॉक्टर सीवी रमन को ही भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था। 1 मार्च 1998 का दिन कलाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और कई सारे पत्रकारों ने देखा कि कलाम उस समय अपने आप को काफ़ी ज़्यादा असहज महसूस कर रहे थे। इसके पीछे कारण ये था कि इस प्रकार के किसी भी औपचारिक कार्यक्रम में डॉक्टर कलाम अपने आप को जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्हें पुरस्कार दिया गया। इसके पहले उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे भी पुरस्कार मिल चुके थे। कलाम के जो मानवीय गुण थे वो उनको अपने आप में विलक्षण बनाते हैं, जिसकी चर्चा तो हम करेंगे ही, लेकिन इसके पहले कुछ कहानी अभी बाकी है। 1998 में ही अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए कलाम को न्योता देते हैं, लेकिन कलाम का सपना कुछ और था। वो शालीनतापूर्वक प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि अभी हमें कुछ और प्रोजेक्ट पर काम करने हैं और मई 1998 में पोखरण 2 होता है। 1974 के बाद में 1998 में पोखरण 2 का सफलतापूर्वक आयोजन किया जाना वास्तव में कलाम के लिए बहुत बड़ा और पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद से 2002 में अचानक तमिलनाडु के अन्ना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का फ़ोन आता है कलाम के पास में। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय आपसे संपर्क स्थापित करना चाहता है। डॉक्टर कलाम की अटल बिहारी वाजपेयी जी से बात होती है
और वो कहते हैं कि देश के राष्ट्रपति के रूप में आपकी ज़रूरत है। कलाम जी कहते हैं कि मुझे 1 घंटे का समय चाहिए। वाजपेयी जी कहते हैं आप समय तो लीजिए, लेकिन अब की बार मैं ना नहीं सुनना चाहता हूँ। फिर कलाम जी की शालीनता का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि कलाम जी कहीं दूसरी जगह नहीं ठहरते, बल्कि दिल्ली के DRDO के गेस्ट हाउस में ठहरते हैं। कलाम जी शपथ लेते हैं और 2002 से लेकर 2007 के 5 वर्षों का कार्यकाल 11वें राष्ट्रपति के रूप में वास्तव में राष्ट्रपति भवन सारे विद्यार्थियों के लिए खुल जाता है और सबके लिए आसान हो जाता है, बहुत ही सुलभ हो जाता है। 2007 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल के लिए स्वयं मना कर दिया। इसके बाद वे पूरे देश के विद्यार्थियों से मिलने का उन्होंने फैसला लिया। साथ ही शिक्षण कार्यक्रम का जो दौर था उसे भी उन्होंने जारी रखा और कई सारे मानवीय कार्य उन्होंने किए। एक बार की बात है कि तंजानिया जब वे अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान गए थे तो उनको ये बताया गया कि वहाँ पर जन्मजात तरीके से कई लोग दिल की बीमारी से ग्रसित हैं। उन्होंने उनके पूरे इलाज का खर्चा उठाया और उन्हें मुफ्त इलाज दी। साथ ही साथ कई सारे ऐसे मानवीय कार्य हैं जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन से जुड़े हुए हैं। एक बार की बात है कि राष्ट्रपति भवन में घूमने के दौरान उन्होंने देखा कि जाड़े के दिन में जो गार्ड है वो ठंड से ठिठुर रहा है। उसके लिए उन्होंने हीटर की व्यवस्था की और गर्मी के दिनों में पंखे की व्यवस्था की। एक बार की बात है कि उन्होंने देखा कि एक मोर मुंह नहीं खोल पा रहा है। उन्होंने तुरंत राष्ट्रपति भवन के वेटनरी डॉक्टर से संपर्क किया और उन्हें मोर का इलाज करने के लिए कहा। मोर को एक ट्यूमर था और उसका इलाज किया गया और वो तुरंत ठीक भी हो गया। मुगल गार्डन में उसे छोड़ दिया गया। बात सिर्फ इतनी ही नहीं रहती है। एक बार उन्होंने पूछा कि इफ्तार पार्टी हम क्यों करें, तो और ये भी पूछा कि इफ्तार पार्टी का खर्च कितना है। बताया गया कि लगभग 2.5 लाख रुपए। उन्होंने कहा कि क्यों न इसे अनाथालय में दे दिया जाए, इन पैसों से उन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने सेक्रेटरी से ये भी कहा कि ये तो सरकार की ओर से खर्च किया जाता है, हमारे ओर से क्या। उन्होंने 1 लाख का चेक काट करके अनाथालय के लिए दे दिया। तो ये थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सामान्य जीवन का पूरा परिचय। जब हम देखते हैं कि अंतिम समय में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का समय कैसे बीता, तो मैं आपको बताता हूँ जुलाई 2015 की वे घटनाएं जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अंतिम समय से जुड़ी हुई थी। IIM शिलोंग में वो छात्रों को, विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए जा रहे थे और उनके PA सृजनपाल सिंह बताते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 3 बातें उनसे शेयर किया। सबसे पहले तो पंजाब में हुए आतंकवादी घटना के बारे में वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे। उनका व्याख्यान ही इस विषय पर था कि अर्थ रहने के लिए, पृथ्वी एक प्लैनेट के रूप में कैसे सफल साबित हो सकता है। उन्होंने सृजनपाल सिंह से बात करने के दौरान यह कहा कि यदि मनुष्य ऐसे ही पृथ्वी को नुकसान पहुंचाता रहे, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता रहे, तो 30 वर्षों से ज़्यादा हम टिक नहीं पाएंगे। जो दूसरा विषय था, उन्होंने ये भी कहा कि संसद सही तरीके से नहीं चल रहा है। हमने 2 राजनीतिक दलों के कार्यकाल देखे हैं और अभी भी मैं देखता आ रहा हूँ। ये इसके लिए बहुत चिंतित थे कि संसद का पूरा समय शोर शराबे में व्यतीत होता है। और तीसरी जो मानवीय बात मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं, जिसका व्याख्यान सृजनपाल सिंह ने दिया था, उन्होंने ये बताया था कि 2.5 घंटे की उनकी जर्नी थी गुवाहाटी से शिलोंग जाने के लिए और इस बीच में अंगरक्षक दल का एक सदस्य
अगली जिप्सी पे बिल्कुल खड़े होकर के प्रोटोकॉल के तहत वो जा रहा था। बार बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने पीए से कहा कि वो खड़ा क्यों है, वो थक जाएगा, उसे बैठने के लिए बोलिए। लेकिन वायरलेस से संपर्क नहीं स्थापित किया जा सका। लेकिन शिलोंग पहुंचते ही उन्होंने कहा कि व्याख्यान के पहले मैं उस अंगरक्षक से मिलना चाहूँगा। इसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उस अंगरक्षक से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि तुम तो थक गए होगे। अंगरक्षक इतना सुनकर के गदगद हो जाता है और वो कहता है कि मैं आपके लिए तो 6 घंटे भी खड़ा रह सकता हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम माफ़ी मांगते हैं और ऐसे बोलते हैं कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे वजह से तुम्हें 2.5 घंटे तक खड़ा रहना पड़ा। व्याख्यान जब वो देते हैं तो कुछ शब्द, कुछ वाक्य को बोलते हैं, 2 ही मिनट होता है और बोलते बोलते अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ता है और हॉस्पिटल ले जाने के बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वास्तव में एक नज़ीर उन्होंने पेश किया। उनका जीवन काल ही पूरी तरीके से विद्यार्थियों के लिए आदर्श होता है और पूरे के पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए काफ़ी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म दिवस 15 अक्टूबर 2020 को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा और ये पूरी तरीके से भारतीय एकता का परिचायक है। धन्यवाद, नमस्कार।